friends, my name is Nanishwar Bhopnar. Welcome back to our YouTube channel. Last lecture we start the course functional analysis. Okay, so first chapter of this course is Banach space, and we are studying some preliminary concept regarding this. So definition we see last lecture definition of matrix space, example of matrix space, that is usual matrix space. This is the syllabus of our course. Our first chapter is Banach space. So we have to study this. We just take preliminary concept because that is very important to understand other concept. First chapter is Banach space, second is Hilbert space, and our third chapter is finite dimensional spectral theory. Okay, so our textbook is Introduction to Topology and Modern Analysis, having author G.F. Simmons. So chapter number 9, 10, 11 are our syllabus chapter. Okay, so here we start first chapter Banach space, and we study last lecture preliminary concept. To know Banach space we have to just understand matrix space, because matrix space is an important concept to understand Banach space. Okay, so what is the metric? मैट्रिक का मतलब क्या होता है? मैट्रिक का मतलब यही है कि हमें अगर कोई सेट दिया हुआ है जो नॉन एम्प्टी सेट है, ओके, सो उस सेट के कोई भी दो एलिमेंट लो और उन दोनों में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को काउंट करने के लिए कोई तो फार्मूला होना चाहिए, ओके, और कोई तो फंक्शन होना चाहिए जिससे हम वो दो एलिमेंट में से डिस्टेंस निकालें. इसीलिए ये जो तीन प्रॉपर्टी अगर किसी फंक्शन ने सेटिस्फाई की जो हमें दिया हुआ है, ऐसे कोई फंक्शन ने अगर ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की तो वो क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स पे मैट्रिक हो जाएगा. किसके लिए मैट्रिक? यानी हम जो डिस्टेंस काउंट करते हैं वो डिस्टेंस काउंट करने वाला फार्मूला, वो किसके लिए? वो नॉन एम्प्टी सेट के लिए. ओके, सो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ आपने पिछले लेक्चर में देखी है. फर्स्ट है नॉन नेगेटिविटी, और जीरो की जो कंडीशन है, ये कोई भी दो एलिमेंट लो उसमें अगर जो डिस्टेंस है वो जीरो होगा तो पॉसिबल कब है? ओनली व्हेन इफ दैट टू एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल. ओके, सेकंड प्रॉपर्टी है सिमेट्री, एंड लास्ट वन है ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी. ओके, जब ये मैट्रिक किसी सेट के साथ हम ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखते तो उसको हम एक स्पेस बोलते हैं जिसको मैट्रिक स्पेस कहते. ओके, सो ये वो है हमारी प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक स्पेस. सो इसको समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया था. वो कौन सा एग्जांपल था? यूजुअल मैट्रिक स्पेस का. अब यूजुअल मैट्रिक स्पेस किस पे डिफाइन कर रहे हैं हम? आर एनी सेट ऑफ रियल नंबर. और हमें मालूम है कि अगर किस सेट ऑफ रियल नंबर मतलब रियल नंबर में से कोई भी दो जो नंबर है उनमें से उनका डिस्टेंस अगर फाइंड करना है, दोनों के बीच की दूरी फाइंड करनी है, तो उसके लिए सिंपल फार्मूला है कि जो लार्ज नंबर है उसको जो सब लार्ज नंबर है उसको जो स्मॉल नंबर है उसको लार्ज नंबर से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. ओके, वही यहाँ पे. लेकिन हमें ये यहाँ पे दिखाना है कि जो फार्मूला है ये मैट्रिक है किसके लिए? इस सेट ऑफ रियल नंबर के लिए. तो उसके लिए हमने पहले मॉड की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको लिख लिया. ओके, वो प्रॉपर्टीज़ हमें मालूम होनी चाहिए, तभी हम दिखा सकते हैं कि ये जो डी है ये मैट्रिक है आर के लिए. ओके, वो पिछले लेक्चर में हमने देखा था. सो डी इज मेजर डिस्टेंस बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट. ओके, एंड आर डी और सिंपली आर यू इज कॉल्ड यूजुअल मैट्रिक स्पेस. यहाँ पे हम सेकंड एग्जांपल लेने वाले हैं यूक्लिडियन स्पेस आर स्क्वेयर. अब हमने तो देख लिया कि रियल सेट ऑफ रियल नंबर के लिए काफ़ी आसान तरीका है कि दो नंबर में से डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे. तो सिर्फ जो लार्ज नंबर है उसको स्मॉल नंबर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें वो डिस्टेंस मिल जाएगा जो नॉन नेगेटिव होगा. ओके, लेकिन अगर हम R2 लेंगे तो R2 के बारे में कैसे हम बता सकते हैं? इसका जो पॉइंट्स है उसका डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं जो एलिमेंट्स है उसका? तो उसके लिए R2 मतलब क्या कि सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स. ओके, जो हम फार्मूले के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं. सो उसके लिए जो मैट्रिक डिफाइन किया है वो डिफाइन इस प्रकार किया है. दिस इज़ नथिंग बट अ डिस्टेंस फार्मूला. ओके, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई हम कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पे
यानी एक्स पॉइंट है वो क्या ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होगा, जाई 1 जाई 2। जो वाई पॉइंट है वो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होगा, ईटा 1 ईटा 2। सो हम जो डिस्टेंस फार्मूला है हमें मालूम है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, एनी टू पॉइंट के बीच में अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है R2 में, तो x1 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर अंडर रूट। ओके, सो ये फार्मूला हमारा डिस्टेंस फार्मूला है। और हमें ये दिखाना है यहाँ पे कि वो मैट्रिक है, मतलब वो फार्मूला है जो R2 में हम डिस्टेंस काउंट करने के लिए लेते हैं। ओके, तो उसके लिए भी हमने प्रॉपर्टीज यहाँ पे ली है। फर्स्ट प्रॉपर्टी मैट्रिक्स स्पेस की क्या है, नॉन नेगेटिविटी। अब यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये जो अंडर रूट जो नंबर्स है वो क्या है, स्क्वेयर है, और स्क्वेयर के एडिशन है, यानी वो डेफिनेटली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकती है। ठीक है, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी। एंड इफ वी सी हियर इफ डिस्टेंस इज 0 देन व्हाट वी गेट, डिस्टेंस अगर 0 होगा तो कोई भी दो नंबर का जो पॉजिटिव नंबर है उनका एडिशन कब 0 होगा, तो उसके लिए केवल एक ही पॉसिबिलिटी क्या, कि दोनों नंबर मस्ट बी 0। सो उससे हमें ये पता चलता है कि जाई 1 इक्वल टू ईटा 1 एंड जाई 2 इक्वल टू ईटा 2, यानी दो नंबर जो ऑर्डर पेयर है वो इक्वल कब होती है, जब उनके जो कॉरस्पॉन्डेंस कोऑर्डिनेट है वो इक्वल होंगे, तो ऑर्डर पेयर इक्वल होगी। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि दोनों जो पॉइंट है, दोनों जो एलिमेंट है वो इक्वल है, यानी हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती। सेकंड जो कंडीशन है वो भी काफ़ी सिंपल है दिखाना। ओके, उसके लिए हम फिर से वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो सिमेट्री प्रॉपर्टी, -1 का स्क्वायर 1 हो गया। इस प्रकार हम दिखा सकते हैं कि जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी वो भी ये होल्ड कर रहा है। अब जो लास्ट प्रॉपर्टी है उसके लिए हमें मिनिकॉस्की इनइक्वालिटी का यूज़ करना पड़ेगा। सो यहाँ पे सिंपली हमने लिया है जो लास्ट प्रॉपर्टी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी दिखाना है, उसके लिए डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इज इक्वल्स टू जाई 1 माइनस ईटा 1 स्क्वायर प्लस जाई 2 माइनस ईटा 2 ब्रैकेट स्क्वायर। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे हमें गामा 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है पहले ब्रैकेट में, और सेकंड ब्रैकेट में गामा 2 को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है, जिससे क्या मिलेगा हमें, जिससे मिलेगा जो हमने नेक्स्ट स्टेप में लिया है, दैट इज़ लेस देन और इक्वल टू जाई 1 माइनस गामा 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस जाई 1 गामा 1 माइनस ईटा 1 ब्रैकेट स्क्वायर। सिमिलरली सेकंड ब्रैकेट के लिए वैसा ही किया है। अब यहाँ पे हमें मिनिकॉस की इनइक्वालिटी जो मैंने ऊपर लिखी है उसका यूज़ करना है। उसका यूज़ करने के बाद हमें क्या मिलेगा, दैट इज़ लेस देन और इक्वल टू दिस। ओके, दिस इज़ नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड प्लस डिस्टेंस बिटवीन जेड वाई। वहाँ पे जो जेड कोऑर्डिनेट है वो जेड कोऑर्डिनेट कैसे लिया है, तो जेड कोऑर्डिनेट है गामा 1 और गामा 2। ओके, ऑर्डर पेयर। सो तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड की है। सो डी इज अ मैट्रिक ऑन आर स्क्वायर, यानी डी ए फार्मूला आर स्क्वायर में या R2 में डिस्टेंस काउंट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, सो हमारा थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे R2 लिखा गया है, R2 नहीं यहाँ पे Rn है, यूक्लिडियन स्पेस Rn एंड यूनिटरी स्पेस Cn, दैट मीन्स n टपल स्पेस। ओके, सो यहाँ पे हमने उसका फार्मूला भी लिखा है, जो Rn है वो क्या हो गया, सभी n टपल ऑफ रियल नंबर होंगे उसमें, और जो Cn है यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्पेस है उसमें n टपल कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। तो हमें इसके लिए फार्मूला ढूंढना है, मतलब इसके लिए मैट्रिक ढूंढना है। वो मैट्रिक कैसे डिफाइन करते हैं, तो सिंपली मैट्रिक जैसे हमें R2 में डिफाइन किया था वैसे ही हम Rn में डिफाइन करते हैं। ओके, सो n टपल्स के लिए। सो हमें इसको भी मैट्रिक दिखाना है, वो सिंपली हम जैसे R2 का दिखाया था वैसे दिखाएंगे। और Rn और Cn में फ़र्क बस इतना है कि जो हमने मैट्रिक डिफाइन किया है Cn के लिए, वहाँ पे जो नंबर से हमारे वो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। सो कॉम्प्लेक्स नंबर होने के कारण पहले हम ब्रैकेट में लिखते थे जाई 1 माइनस ईटा 1 ब्रैकेट स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे हमें मॉड में लिखना है क्योंकि उसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी आ सकती है, इसलिए हमें मॉड का यूज़ किया है यहाँ पे। ओके, सो ये मैट्रिक यहाँ पे डिफाइन की हुई, पहली Rn के लिए डिफाइन किए, दूसरी Cn के लिए डिफाइन किए। सो इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ हमें अगले हमें जो बनक स्पेस देखना है उसमें इसका यूज़ होगा, क्योंकि जो मैट्रिक है वो डिफाइन कैसे किए इसके आधार पर वो बनक स्पेस है या नहीं है ये हमें बताना होगा, वो स्पेस वो सेट। ओके, अब यहाँ से जो एग्जाम्पल स्टार्ट होंगे वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि
ये ज़्यादातर ऐसे एग्जांपल है। पहले आर्यन और सीएन ये हमने तो पहले देखे हुए थे, लेकिन जो आगे की जो स्पेस है वो सेट नहीं, स्पेस है। ओके, सो ये स्पेसिस हमने आर्यन और जो सीएन ली थी यूनिटरी स्पेस, वो भी स्पेस थी। R2 से आगे स्पेस चलूँगी। पहले हमने जो सेट ऑफ रियल नंबर लिया था वो सेट था, लेकिन यहाँ पे हमें स्पेस देखनी है। ठीक है, सो हम पहला एग्जांपल लेते हैं, सीक्वेंस स्पेस एल इन्फिनिटी। ओके, सो क्या है यहाँ पे ये सीक्वेंस स्पेस? सीक्वेंस स्पेस का मतलब है अगर हमने एक विद सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंसेस ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दैट मीन्स एक ऐसा सेट है जिसमें ऑल बाउंडेड सीक्वेंसेस है। ओके, एंड उसके जो सीक्वेंस के जो नंबर्स है वो मे भी रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकती। सो कंडीशन क्या है उस पर? बाउंडेड है, इसका मतलब उसका जो मॉड है मॉड लेस देन और इक्वल टू एम। ओके, मतलब जो हर टर्म है जो सीक्वेंस में जो एक एक टर्म आएगी वो सभी क्या है? बाउंडेड टर्म्स है। ओके, फॉर ऑल जे। अब इसका मतलब है हर जो कोई टर्म है वो बाउंडेड है, उसका कुछ ना कुछ अपर बाउंड है, इसका मतलब। ओके, यहाँ पे एम एक्स दिया है, इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ अपर बाउंड है। तो ये एल इन्फिनिटी स्पेस हम कैसे कह सकते हैं इसे? तो उसके लिए सिंपली नीचे नोटेशन दिया है। अब सबका अपर बाउंड देखने से अच्छा है कि जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है, जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, हम उसका अपर बाउंड देखेंगे। तो हम उसको क्या कहते हैं? सुप्रीमम। ओके, सो इसके लिए सिंपली फार्मूला क्या दिया है? एक्स बी द सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स, sequence of points that is real or complex numbers, and supremum among those points among supremum उसी पॉइंट्स का लेना है जो सबसे ज़्यादा जिसकी कीमत है या सबसे अपर बाउंड है, उसका हमें यहाँ पे सुप्रीमम लेना है। वो हमें बाउंडेड चाहिए। अगर वो बाउंडेड होगा तो डेफिनेटली बाकी की चीज़ें अपने आप ही बाउंडेड आ जाएगी। ओके, सो ये ऐसे हम एल इन्फिनिटी डिफाइन करते हैं। तब एल इन्फिनिटी डिफाइन करने के बाद हमें इसके जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स देखने के लिए भी अभी एल इन्फिनिटी में क्या है? यहाँ पे सीक्वेंसेस है। ओके, सीक्वेंसेस है तो हमें सीक्वेंसेस के दो सीक्वेंस में क्या डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है। ओके, सो यहाँ पे एक्स आर्बिटरी है, और भी ज़्यादा सीक्वेंसेस होगी, एक्स होगी, वाई होगी, जेड होगी, अप टू। ओके, सो हमें इसमें से डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फिर से हमें मैट्रिक डिफाइन करनी होगी। तो मैट्रिक किस प्रकार डिफाइन करेंगे इसके लिए? तो उसके लिए सिंपल फार्मूला है डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? दो सीक्वेंस का सब्ट्रैक्शन लेना है जो सभी पॉइंट्स है उसका सब्ट्रैक्शन लेंगे और उसका सुप्रीमम देखेंगे। अगर वो सुप्रीमम बाउंडेड हुआ तो वो एलिमेंट किस में जाएगा? एल इन्फिनिटी में जाएगा। ओके, तो हमें ये फार्मूला मतलब ये मैट्रिक है ऐसा हमें यहाँ पे दिखा है। सो यहाँ पे एक्स और वाई आप देख रहे हैं, एक्स और वाई एल इन्फिनिटी से दो सीक्वेंस ली। ओके, अब ये हमें इससे तो ये पता चलता है क्लियरली प्रॉपर्टी 1 एंड 2 सेटिस्फाई बाय डी। हाउ? क्यों प्रॉपर्टी 1 एंड 2 सेटिस्फाई करता है? तो प्रॉपर्टी 1 क्या है हमारी? अब यहाँ पे जो सुप्रीमम लेंगे वो सुप्रीमम अंडर मॉड है। ओके, और हमें मॉड की प्रॉपर्टी मालूम है कि मॉड ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। एंड वो जीरो कब होता है? तो दोनों एलिमेंट इक्वल आएंगे तो जीरो आएगा, और जीरो का सुप्रीमम जीरो आएगा वहाँ पे। ओके, सो इससे पता चलता है कि कंडीशन 1 होल्ड कर रहा है। सेकंड कंडीशन में सिंपली क्या है? फिर से हम मॉड की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो हमने फर्स्ट लिख ली है पहले एग्जाम्पल के समय। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी एंड सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है मॉड। अब हमें देखना है ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी। अब ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी के लिए कुछ एडजस्टमेंट है। सिंपली जो हम हर बार एडजस्ट करते वैसा ही जेड एलिमेंट लिया, वो भी एक सीक्वेंस होगी, क्योंकि एल इन्फिनिटी की जो एलिमेंट है सभी की सभी सीक्वेंसेस है, सिर्फ फ़र्क है कि वो बाउंडेड सीक्वेंसेस है। ओके, सो यहाँ पे हमने फिर से वही किया, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट गामा आई, और उसके बाद हमने वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर ली। सो ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करता है, इसलिए जो एल इन्फिनिटी पे ये जो मैट्रिक डिफाइन किया है वो मैट्रिक है किसके लिए? एल इन्फिनिटी के लिए। ये हमने साबित किया। ठीक है, एल इन्फिनिटी डी इज़ अ मैट्रिक स्पेस। सो ये मैट्रिक स्पेस आपको याद रखना है
क्योंकि हमें जो बैनक स्पेस के एग्जांपल देखने हैं उसके लिए ये भी काम आने वाला है। ठीक है, अब दूसरा पांचवा है हमारा एग्जांपल फंक्शन स्पेस। हमारे ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ये एग्जांपल थोड़े से अलग प्रकार के दिए हमारे बुक में, लेकिन वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो हमें यहाँ पे जो एग्जांपल लेने हैं वो मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिख दिए। सो फंक्शन स्पेस क्या होता है? फंक्शन स्पेस, सो यहाँ पे क्लोज इंटरवल ए बी पे जो कंटिन्यूस फंक्शन है, ओके, क्लोज इंटरवल ए बी पे जो कंटिन्यूस फंक्शन है उसका हमने यहाँ पे सेट लिया है। ठीक है, वहाँ पे दिया है लेट एक्स बी द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शंस एक्स वाई विच आर फंक्शंस ऑफ इंडिपेंडेंट रियल वेरिएबल टी विच इज़ वेल डिफाइंड एंड कंटिन्यूस ऑन गिवन क्लोज इंटरवल जे इक्वल टू ए बी। ओके, सो यहाँ पे जो एक्स जो सेट है उसमें सभी रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन आने वाले, और वो ऐसे फंक्शन है जो वेल डिफाइंड है और कंटिन्यूस है, वो सभी ए बी पे डिफाइन किया है। मतलब आप हमारा जो टी वेरीज होता है वो तो रियल नंबर ही रहेगा ही, लेकिन वो क्या किस पे वेरी होगा? तो सेट ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, मतलब क्लोज इंटरवल ए बी पे वेरी होगा टी। ओके, सो अब इसके लिए हमें मैट्रिक डिफाइन करना है। वो कैसे डिफाइन किया है? तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, जो दो रियल वैल्यूड फंक्शन है वो दो रियल वैल्यूड फंक्शन का सब्ट्रैक्शन लिया है। ओके, और उसका जो मैक्सिमम होगा दो फंक्शन हम अगर तो दोनों फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूस फंक्शन दिए, सो उसका जो सब्ट्रैक्शन होगा यहाँ पे, और इंटरवल तो ए बी पर ही दोनों डिफाइन किए। अब दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें फिर से एक कंटिन्यूस फंक्शन मिलेगा। हाँ, कंटिन्यूस फंक्शन मिलेगा। ओके, सो जो कंटिन्यूस फंक्शन मिलेगा उसको हमें क्या लेना है? उसका मैक्सिमम लेना है। ओके, सो इट इज़ ईजी टू चेक डी इज द मैट्रिक ऑन ए बी। सो हमें इसके लिए मैट्रिक है या नहीं ये भी हम देख सकते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट फार्मूला, फर्स्ट मैट्रिक। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से अगर हम मैट्रिक लेना मतलब क्या है? दो एलिमेंट्स का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसके लिए अलग फार्मूला भी हो सकता है। मैट्रिक एक ही प्रकार से कभी मैट्रिक डिफाइन क्यों होगी ऐसा कुछ नहीं, कुछ सेट के लिए होगी, कुछ सेट और स्पेस के लिए नहीं होगी। तो यहाँ पे दो तरीके से हम मैट्रिक्स डिफाइन कर सकते हैं। जो पहला होगा उसका हम D1 बोल सकते हैं, दूसरा जो D2 बोल सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे D2 कैसे डिफाइन किया है ए बी पे? तो यहाँ पे डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी मॉड ऑफ एक्स टी माइनस वाई टी डी टी। ओके, ऐसे डिफाइन किया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पहली कंडीशन है वो सेटिस्फाई की या नहीं। पहली कंडीशन क्या है हमारी कि डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो। अब ये जो फंक्शन है ये डिफाइन किया है ए बी पे। सो ये जो ए बी पे डिफाइन किया है इसकी वजह से क्या होगा? ऑलवेज ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो होगा, और हमारा जो क्या है रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल वेरिएबल। ओके, और यहाँ पे मॉड लिया है इसके लिए, इसकी वजह से ये क्या है? ऑलवेज ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो आएगा जिसका जो वैल्यू है। अब जो सेकंड कंडीशन है डिस्टेंस कब जीरो होगा? तो डिस्टेंस अगर जीरो होगा तो उसके लिए दो कंडीशंस होगी, आइदर लिमिट कोइंसाइड और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो मॉड ऑफ। बट लिमिट यहाँ पे कोइंसाइड नहीं होगी क्योंकि इंटरवल दिया है ए टू बी। सो इसकी वजह से लिमिट कोइंसाइड नहीं होगी, तो क्या होगा? जो मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई वो जीरो होगा। ओके, सो मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई। सो इससे हम फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते। सिमिलरली अनदर प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाई बाय दिस फंक्शन स्पेस। ओके, सो हमें ये चेक करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप चेक कर सकते। अगर कोई उसमें दिक्कत होगी तो आप पूछ लेना, ठीक है। उसके बाद ये सीक्वेंस स्पेस, जो मैंने अब तक की एग्जांपल बताई सब में से ये इम्पोर्टेंट वाला एग्जांपल है, क्योंकि ये हमें एक इसको हम काउंटर एग्जांपल के तौर पर यूज़ करते हैं, जो आगे हमें कंसेप्ट समझने में काम आएगा। ओके, सो एग्जांपल आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं सीक्वेंस स्पेस। ओके, मतलब हमने जो पहले लिया था जिसमें सीक्वेंसेस थी, लेकिन वो क्या थी? बाउंडेड सीक्वेंसेस थी। ओके, पर यहाँ पे जो सेट है वो क्या कंसिस्ट करता है? सेट ऑफ ऑल बाउंडेड और अनबाउंडेड सीक्वेंसेस।
यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं कि बाउंडेड और अनबाउंडेड बोथ आर यहाँ पे होगी, तो ठीक है। एंड उसके लिए हमने मैट्रिक ऐसे डिफाइन किया है, तो मैट्रिक ऐसे डिफाइन किया है, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू समीशन आई फ्रॉम 1 to infinity 1/2 mod ऑफ झाई वाई माइनस ईटा वाई अपॉन 1 प्लस mod ऑफ झाई आई माइनस ईटा आई। ओके, सो ये जो सेकंड मॉड में जो क्वांटिटी है ये ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1 है। ओके, वो हम करके भी देख सकते हैं। और जो हमारी जो फर्स्ट क्वांटिटी 1/2 ये जो सीरीज दी हुई, ये सीरीज कॉन्वर्जेंट सीरीज है, उसके लिए भी आप देख सकते हैं वो कैसे कॉन्वर्जेंट है। तो ये जो दोनों क्वांटिटी, इससे एक पता चल जाता है क्या कि जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये क्वांटिटी लेस देन और इक्वल टू 1 है। ओके, एंड this quantity is this series is convergent, so this quantity always greater than or equal to 0। अगर इक्वल टू 0 होगी ये क्वांटिटी, तो इससे क्या होगा, ये जो क्वांटिटी ये इक्वल टू 0 आएगी। इसका मतलब क्या होगा, झाई आई माइनस ईटा आई इज इक्वल टू 0। ओके, इससे क्या मिलेगा, झाई आई इक्वल टू ईटा आई, इसका मतलब जो x इक्वल टू आएगा y आएगा यहाँ। ओके, सो फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन इजी टू चेक, दैट यू कैन चेक एज अ होमवर्क। ओके, सो जो लास्ट वाली है उसको प्रूव करने के लिए थोड़ी सी परेशानी होगी यहाँ पे, उसके लिए थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है। सो हम ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी देख लेते हैं। तो ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी यहाँ पे कैसे शो करेंगे, तो वो शो करने के लिए हमने क्या किया है, जेड जो हम हर बार लेते हैं वो जेड क्या है, एक सीक्वेंस होगी, बाउंडेड होगी और अनबाउंडेड भी हो सकती है। तो ये सीक्वेंस हमने ली। यहाँ पे एक फंक्शन कंसीडर करते हैं, एफ ऑफ टी इक्वल टू टी अपॉन 1 प्लस टी, यहाँ पे टी बिलोंग्स टू आर। तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद हमें जो डेरिवेटिव मिलता है वो क्या है, ग्रेटर दैन 0 मिलता है। कैसे, क्योंकि जो नीचे की जो क्वांटिटी वो तो ग्रेटर दैन ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 तो होगी, उसके अलावा वो जो क्वांटिटी पॉजिटिव भी होगी। इसके लिए हमें इससे ये पता चलता है कि जो डेरिवेटिव मिलने वाला डेरिवेटिव है वो ग्रेटर दैन 0 है। और अगर डेरिवेटिव ग्रेटर दैन 0 मिलता है तो हमें इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। सो फंक्शन इंक्रीजिंग होने के कारण हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर वी नो मॉड ऑफ ए प्लस बी लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। अब यहाँ पे हम फंक्शन अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस बी लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। अब इससे क्या होता है कि हम जो फंक्शन लिए उसका वैल्यू हम जो पहले डिफाइन किया है उसमें डालेंगे, एफ ऑफ टी इक्वल टू टी अपॉन 1 प्लस टी। तो यहाँ पे एफ ऑफ टी के जगह क्या है, मॉड ऑफ ए प्लस बी। सो जहाँ पे टी है वहाँ पे हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। फिर यहाँ पे भी मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, वहाँ पे हम वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इससे क्या मिलेगा हमें, तो ये क्वांटिटी मिलेगी। ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो स्टेप है, यहाँ पे क्या है, मॉड ऑफ ए प्लस बी, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। उसके नीचे के स्टेप में लेस देन और इक्वल टू लिया है, इसके कारण हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए अपॉन 1 प्लस मॉड ए प्लस मॉड बी अपॉन 1 प्लस मॉड बी। लेस देन इक्वल टू होने के कारण हम यहाँ पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, चूज़ करेंगे, ए की जगह क्या लिखेंगे, झाई आई माइनस ग्यामा आई, और बी की जगह ग्यामा आई माइनस ईटा आई। सो उसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम फिर से वहाँ पे समेशन लेंगे 1/2 दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे वो कंडीशन ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी सेटिस्फाई करेंगे। सो स्टेप बाय स्टेप वी शो D is a matrix space for a metric for yes sequence space yes। so यहाँ पे हमारी SD मैट्रिक्स स्पेस बन रहा है। सो इस एग्जांपल को IMP नोट कर लो, क्योंकि ये एग्जांपल आपको जो आगे का जो कंसेप्ट है वो समझने के लिए काम आएगा। ओके, सो अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं।
वेक्टर स्पेसेस एंड सब स्पेसेस क्या होती है. ओके. सो हम अगर कोई फील्ड लेंगे, के बी द फील्ड. ओके. कोई फील्ड ले लेंगे और वी क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट, और वो क्या है, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन उस पर असाइन किया हुआ है. मतलब अगर कोई भी दो एलिमेंट लो तो उसकी सम उसमें आएगी, और जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो भी उसमें आएगा. तो ऐसा वेक्टर ऐसा नॉन एम्प्टी सेट लेने के बाद जो एप्रोचन सेटिस्फाई करता है, उसको हम वेक्टर स्पेस कैसे कब कहेंगे, और एनी फील्ड इफ जो 8 ऑक्सम से. ओके. वो जब ये होल्ड करेगा तो हम उसको क्या कहेंगे, वेक्टर स्पेस और एनी फील्ड के. ओके. सो जो एडिशन की जो 4 ऑक्सम है वो आपने ऑलरेडी देख ली होगी, और जो मल्टीप्लिकेशन की, मतलब हमें क्या यहाँ पे दिखाना है कि जो वी प्लस है वो एबेलियन ग्रुप दिखाना है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, एंड जो मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज़ है वो सेटिस्फाई कर रहा है, ये हमें दिखाना है यहाँ पे. ओके. सो वी को वेक्टर स्पेस कब कहते हैं ये तो हमने जान लिया. मैंने इसका रिवीजन इसलिए करा है क्योंकि उसका हमें एज अ कंसेप्ट आगे यूज़ करना है. ओके. सो हमारा आगे की जो डेफिनेशन है वो नॉर्म, आपने नॉर्म निकाली होगी इससे पहले, और वही नॉर्म है यहाँ पे, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ उसका डेफिनेशन देखना है. तो नॉर्म क्या होती है, रियल और कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस अगर हमने लिया. ओके. एक्स इज अ रियल और कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस, एक्स पर हमें नॉर्म ले रहे हैं. ओके. इज वो नॉर्म क्या होगी, रियल वैल्यूड फंक्शन होगी. नॉर्म इज ऑलवेज रियल वैल्यूड फंक्शन, और उसकी वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, मॉड ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स. उसको नॉर्म कब कहते हैं, तो वो अगर नीचे की तीनों प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई कर ले तो उसको नॉर्म कहते हैं. इन अदर वर्ड्स अगर हम फंक्शन के फॉर्म में सिंपली लिखे तो नॉर्म भी एक क्या है, फंक्शन है. वो किस पे डिफाइन करते हैं, हम वेक्टर स्पेस पे डिफाइन करते हैं, और उसका जो वैल्यू निकलेगा नॉर्म का वो ऑलवेज क्या होगा, यहाँ पे हम जीरो ले सकते हैं, दैट मीन्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो होगा. यही हमने यहाँ पे लिखा है. उसको नॉर्म कब कहते हैं, तो कौन सी प्रॉपर्टीज है. फर्स्ट प्रॉपर्टी है नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई. और एक्स एंड वाई आपके कहाँ से आएंगे, तो वेक्टर स्पेस से आएंगे. ओके. नीचे की जो 2 नंबर की प्रॉपर्टी है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे इज इक्वल टू. ओके. ओके. यहाँ पे इक्वल टू है, मॉड नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स. वहाँ पे अल्फा स्केलर है और एक्स बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस. ओके. विद दिस प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई कर ले कोई वेक्टर स्पेस तो उसको क्या कहेंगे, सेमी नॉर्म ऑनियन. ओके. उस नॉर्म को, सॉरी वेक्टर स्पेस को नहीं, उस नॉर्म को हम क्या कहेंगे, सेमी नॉर्म ऑनियन. ओके. लेकिन जो थर्ड वाली प्रॉपर्टी है वो क्या है, थर्ड वाली प्रॉपर्टी हमारी नॉर्म ऑफ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो एंड नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली एक्स इक्वल टू जीरो, जो हमने मॉड की प्रॉपर्टी देखी थी. सिमिलरली वैसी प्रॉपर्टी, ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के बाद हम उसको क्या बोलेंगे, नॉर्म ऑन वेक्टर स्पेस एन. ओके. और जब हम वेक्टर स्पेस पे किसी नॉर्म डिफाइन करते, उस नॉर्म को उस पे वेक्टर स्पेस के साथ अगर हम ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, जो डिफाइन की हुई नॉर्म है वो क्या हो जाएगी, नॉर्म स्पेस. वेक्टर स्पेस की जगह क्या हो जाएगी, नॉर्म स्पेस. इसका मतलब हमारा जो वेक्टर स्पेस है वो क्या है, एडिटिव ग्रुप है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, और उसके साथ साथ अगर उस पर हम नॉर्म भी अप्लाई करेंगे तो ये जो क्या हो जाएगी, नॉर्म स्पेस हो जाएगी. ओके. सो हमें अब नॉर्म स्पेस के कुछ एग्जांपल देखने हैं. उससे पहले हमें कुछ समझ लेना है कि एवरी नॉर्म स्पेस इज मैट्रिक्स स्पेस बट कॉन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू. मतलब हमारी जो कोई भी नॉर्म स्पेस होगी वो मैट्रिक्स स्पेस ही होगी. मतलब नॉर्म स्पेस हम मैट्रिक्स स्पेस दिखा सकते हैं, बट कॉन्वर्स नीड नॉट ट्रू. इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई भी मैट्रिक्स स्पेस ले, जो हमने पिछले एग्जांपल देखे थे, वो हर कोई नॉर्म स्पेस होगा ऐसा ज़रूरी नहीं.
हर नॉर्म स्पेस मैट्रिक्स स्पेस होगा, लेकिन हर मैट्रिक्स स्पेस नॉर्म स्पेस होगा ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं। तो हम नॉर्म स्पेस को मैट्रिक्स स्पेस दिखा सकते हैं, वो सिंपली यहाँ पे मैंने दिखा दिया है। ओके, नॉर्म जैसे डिफाइन किए उसके लिए सिर्फ हम प्रॉपर्टी यूज़ करके ये दिखा सकते हैं मैट्रिक्स स्पेस है। ओके, ये आप देख लीजिए। सो इससे हम ये पता चलता है कि एवरी नॉर्म स्पेस इज मैट्रिक्स स्पेस। नॉर्म हर कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा मैट्रिक्स स्पेस की। ये हमने जो तीनों प्रॉपर्टी ली उसका यूज़ करने के बाद यहाँ पे हम पहली कंडीशन दिखा सकते हैं, दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन। ओके, सिंपल है दिखाने यहाँ पे। इससे पता चलता है कि हर नॉर्म स्पेस क्या होगी, मैट्रिक्स स्पेस होगी। लेकिन कॉन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। अब कॉन्वर्स क्यों ट्रू नहीं है, तो मैंने आपको बोला था कि एग्जाम्पल नंबर 6 जो आपको याद रखना है। जब अगर कोई आपको पूछे कि मतलब ज़्यादातर ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो नॉर्म स्पेस है वो मैट्रिक्स स्पेस होती है या मैट्रिक्स स्पेस नॉर्म स्पेस होती है, दोनों में से डिफरेंस क्या है, या दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो इसके लिए आपके पास काउंटर एग्जांपल होना जरूरी है। तो काउंटर एग्जांपल क्या है, सीक्वेंस स्पेस। ओके, अब सीक्वेंस स्पेस आपने एग्जांपल 6 में डिफाइन की हुई है, वही सीक्वेंस स्पेस है। अब एक कौन सी प्रॉपर्टी नॉर्म की सेटिस्फाई नहीं करता, ये तो मैट्रिक्स स्पेस है, ये हमने पहले देख लिया था। लेकिन अब ये मैट्रिक्स स्पेस है, लेकिन ये नॉर्म स्पेस होगा क्या। सपोज एज्यूम किया कि ये नॉर्म स्पेस है, तो ये नॉर्म स्पेस है तो उसकी प्रॉपर्टी भी ये सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ y की जगह पे 0 लिया। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ नॉर्म ये क्या हो गया, नॉर्म ऑफ एक्स। और नॉर्म एक्स कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पे सिर्फ y की जो कोऑर्डिनेट है वो ये y0 होने के कारण यहाँ पे y की जो कोऑर्डिनेट है वो भी 0 हो जाएंगे। तो उससे क्या मिलेगा हमें, डी ऑफ एक्स 0 इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स, दैट इज इक्वल टू दिस। अब हमें यहाँ पे जो मॉड की नॉर्म की जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे दिखानी है। मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, नॉर्म की जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल्स टू समेशन आई फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/2 रेज टू आई मॉड ऑफ अल्फा एक्स आई अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ अल्फा एक्स आई। अब जो ये मॉड में जो अल्फ़ा है वो अल्फ़ा है वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मॉड में है। और यहाँ पे नीचे की क्वांटिटी में तो नहीं निकलेगा 1 प्लस मॉड ऑफ अल्फ़ा एक्स आई। सो इससे क्या मिलेगा हमें कि जो हमें चाहिए वो यहाँ पे सेकंड कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। हमें क्या चाहिए था, जो नीचे लिखा है दैट इज़ नॉट इक्वल टू मॉड अल्फ़ा। मॉड अल्फ़ा यहाँ पे कॉमन लिया जा सकता, अगर ले सकते थे तो ये क्वांटिटी तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हो सकती थी। लेकिन यहाँ पे वो वैसा हो नहीं रहा है। ठीक है, सो इसका मतलब नॉर्म ऑफ अल्फ़ा एक्स इज़ नॉट इक्वल टू नॉर्म ऑफ मॉड ऑफ अल्फ़ा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। सो सेकेंड प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है। यस इज़ नॉट अ नॉर्म स्पेस। ये डी मैट्रिक्स स्पेस है लेकिन यस नॉर्म स्पेस नहीं है। दैट मीन्स द मैट्रिक कांट डिफाइन विद द हेल्प ऑफ नॉर्म। इसका मतलब हम मैट्रिक को नॉर्म की हेल्प से डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन नॉर्म को मैट्रिक की हेल्प से ऑलवेज डिफाइन कर सकते हैं। अब जो नॉर्म स्पेस के एग्जांपल से वो एग्जांपल हमें देखने हैं, वो भी काफ़ी सिंपल एग्जांपल है। मतलब क्या है, यहाँ पे नॉर्म डिफाइन करना है। तो अब यूनिटरी स्पेस और यूक्लिडियन स्पेस आर पर हम कैसे नॉर्म डिफाइन कर सकते हैं। तो सिमिलर वे जैसे हमने मैट्रिक डिफाइन किया था, मैट्रिक हमने बताया था कि जो नॉर्म स्पेस है, मैंने पहले बताया था कि नॉर्म स्पेस हम मैट्रिक स्पेस की हेल्प से डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे सिमिलरली डिफाइन किया हुआ है नॉर्म स्पेस। ओके, सो यहाँ पे देख लो आप आर एन पे कैसे डिफाइन किया है, सी एन पे कैसे डिफाइन किया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एल पी पे ये स्पेस भी हमें देखना है। एल पी क्या होगा यहाँ पे ग्रेटर देन 1। और यहाँ पे उस पर भी हमने नॉर्म स्पेस डिफाइन किया हुआ है। और नॉर्म स्पेस कैसे है, आपको एक बार देखने से पता चल जाएगी कि नॉर्म स्पेस हम मैट्रिक्स स्पेस के ऊपर ही डिफाइन कर रहे हैं।
एल इन्फिनिटी पे भी सिमिलरली वैसे ही यहाँ पे नॉर्म डिफाइन किया हुआ है एल इन्फिनिटी पे। जो हमने सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शंस का जो लिया था सेट, उस पर भी सिमिलर वे। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने पहले आपको बोला था कि जो मैट्रिक डिफाइन की हुई वो दो प्रकार से डिफाइन की हुई थी इस सेट पे, हमने जो देखा था। सो अगर मैट्रिक दो होगी तो उस पर नॉर्म भी दो टाइप से हम डिफाइन कर सकते, क्योंकि मैंने पहले बताया कि जो हमारी मैट्रिक है उसके ऊपर आपकी नॉर्म डिपेंड है। तो यहाँ पे नॉर्म भी हम दो प्रकार से दिखा सकते, बट इन दोनों नॉर्म डिफाइन तो कर सकते, दो दो मैट्रिक स्पेस डिफाइन कर सकते, दो दो नॉर्म डिफाइन कर सकते, लेकिन मैट्रिक स्पेसिस में भी अंतर होगा। तो हमें उसके लिए मैट्रिक स्पेस के कुछ चैप्टर्स को रिवीजन करना पड़ेगा। वो कौन सा है, तो कंप्लीट प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक स्पेस। तो हमने कंप्लीटनेस देखा होगा मैट्रिक स्पेस का जो टीवाई क्लास में। ओके, सो कंप्लीट कब कहते हैं हम कि उसकी जो कोई भी कोची सीक्वेंस लो हम, वो कोची सीक्वेंस अगर कॉन्वर्जेंट होगी तो ऐसे स्पेस को ऐसे मैट्रिक स्पेस को हम क्या कहेंगे, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। ओके, और यहाँ पे जो मॉड जो मैट्रिक वन है वो कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है। ठीक है, तो जो मैट्रिक वन के साथ हमने डिफाइन किया हुआ जो नॉर्म है वो भी उसको हम बैनेक स्पेस कहेंगे, बैनेक स्पेस। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमारी मैट्रिक है वो मैट्रिक अगर कंप्लीट होगी तो उस पे डिफाइन की हुई जो नॉर्म स्पेस है उसको हम बैनेक स्पेस कहेंगे, यही उसकी डेफिनेशन है। लेकिन दूसरी जो नॉर्म है, दूसरी जो मैट्रिक है, दूसरी मैट्रिक यहाँ पे कंप्लीट नहीं है। ओके, दूसरी मैट्रिक इज इनकम्प्लीट। सो इनकम्प्लीट मैट्रिक स्पेस होने के कारण उस पे जो डिफाइन की हुई नॉर्म है वो बैनेक स्पेस नहीं हो सकती। तो इससे ये पता चलता है, दिस इज़ द लास्ट टॉपिक टुडे इन टुडेज लेक्चर। इससे हमें चैप्टर का जो नेम है, जो टाइटल है, उसका डेफिनेशन इस सब रिवीजन के बाद हमें मिलता है। वो क्या है, द बैनेक स्पेस इज कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस विथ रिस्पेक्ट टू द मैट्रिक डिफाइन ऑन इट। इसका मतलब जो बैनेक स्पेस है वो नथिंग बट नॉर्म स्पेस है, जो हमने नॉर्म स्पेस डिफाइन की हुई। बैनेक स्पेस एक नॉर्म स्पेस है, और वो बैनेक स्पेस कब कहेंगे उसको, अगर जो गिवन नॉर्म स्पेस जिस मैट्रिक के ऊपर डिफाइन किया है वो मैट्रिक हमें कंप्लीट मिलना चाहिए। वो मैट्रिक अगर हमें कंप्लीट मिलेगा तो उस पर डिफाइन की हुई नॉर्म में हम उसको नॉर्म स्पेस को बैनेक स्पेस कहते हैं। ओके, तो अब तक जो मैंने आप लोगों को जो टॉपिक समझाए मेरे ख्याल से सब समझ में आए हो गया, ऐसा नहीं, कुछ मतलब समझने में थोड़ी सी मतलब दिक्कत आई होगी। तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। हम इसके बाद जो बैनेक स्पेस है, बैनेक स्पेस पे ज़्यादातर जो थ्योरम है, करोलरी और एग्जांपल्स, उस पर डिस्कशन करेंगे। हमारा चैप्टर काफ़ी इजी है, लेकिन हमें उसके लिए थोड़ा सा प्रिलिमिनरी कंसेप्ट को याद करना होगा। सो अब आपको कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। कौन सी मैट्रिक स्पेसेस कंप्लीट है वो हमें उसके एग्जांपल देख लेने होंगे। उससे हमें पता चलेगा कि कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है तो इस पर डिफाइन की हुई नॉर्म वो बैनेक स्पेस होंगी। तो आपको एग्जांपल याद करने हैं, कौन से एग्जांपल है बैनेक स्पेस के। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम बैनेक स्पेस पे जो बैनेक स्पेस के जो एग्जांपल है उस पर बोलेंगे, और जो उसके ऊपर थ्योरम है उसके ऊपर बोलेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।